अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ना वैल्यूएशन में एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसकी जितनी भी प्रैक्टिस कराऊंगा ना उन सब में बताऊंगा कि ये कैसे पता चल रहा है कि हमने कंबाइंड वैल्यू निकालनी। कंबाइंड वैल्यू से मेरी मुराद है पोस्ट मर्जर वैल्यू। यानी कंपनी ए मैं इसको कह रहा हूं एक्वायरर की वजह से, एक है कंपनी टी, इसको मैं कह रहा हूं टारगेट की वजह से। ये इसको खरीद लेगी, चाहे इसके शेयर्स खरीद ले जैसे पेरेंट सब्सिडरी हुआ करती है, और ग्रुप, या इसका बिजनेस लेके उसका नाम ही खत्म कर दे, इसका बिजनेस, इसके एसेट्स ये ले ले। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो मैं इसको कह रहा हूं कि ये बड़ा ए बन जाएगा। इसको मैं कह रहा हूं पोस्ट मर्जर। तो हमें सवालों से पता चल जाया करेगा। अभी तक हम जितने सवाल कर रहे थे उसमें हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? टारगेट की। अब हम जो सवाल करने लगे ना उसमें हम बड़े ए की वैल्यू भी निकाल रहे हुआ करेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि बड़े ए की वैल्यू निकालनी है? ये सवाल के डाटा से पता चलेगा। जितनी प्रैक्टिस कराऊंगा सबसे साबित करूंगा कि हमने बड़े ए की वैल्यू निकालनी, जिसको मैं कंबाइंड वैल्यू या पोस्ट मर्जर वैल्यू कह रहा हूं। कॉमन सेंस तो नहीं, फाइनेंस सेंस, बिजनेस सेंस की बात है। जितनी इनकी इंडिविजुअल वर्थ होगी, जब ये उसको खा जाएगा, जब ये उसको मिला लेगा साथ, तो कंबाइंड बिजनेस की वर्थ इनके टोटल की बराबर होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसको एक्वायर कर रहा है तो यकीनन उसको कुछ फायदे नजर आ रहे हैं और वो उन फायदों को एक्सप्लॉइट करेगा तो सिनर्जी का इफेक्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये वैल्यू इन दोनों की अलग अलग के प्लस से ज्यादा ही होगी। अच्छा, अब ना इनसे रिलेटेड आपको मैं 2-3 टर्म सिखाने लगा और उसके लिए मिसाल ले लेता हूं मैं कि एक्वायरर की पुरानी वैल्यू, प्री मर्जर वैल्यू 400 मिलियन थी, टारगेट की वैल्यू 250 मिलियन थी, और जब बड़े ए की वैल्यूएशन की गई तो वो बन गई 700 मिलियन। अब इसके लिए मैं आपको ना कुछ टर्म सिखाने लगा। सिनर्जी कैसे निकलेगी? यानी अगर हम ये निकालना चाहें कि मर्जर से सिनर्जी बेनिफिट क्या हुआ, 700 में से दोनों इंडिविजुअल माइनस कर दें, 50 मिलियन, ये सिनर्जी होती है। अच्छा, एक और चीज पूछता हूं। एक्वायरर को ये नजर आ रहा है कि इस 250 मिलियन औकात वाली कंपनी को अगर हमने खरीद लिया तो हमें फायदा होगा 50 मिलियन का। तो हम इनको निगोशिएट करते हुए अगर 250 से महंगा भी खरीदना पड़ा तो हम खरीदने को तैयार हो जाएंगे। देखिए, हमें इस 250 औकात वाली कंपनी को खरीदना है और हमें पता है कि हमें इसको खरीदने से फायदा है। तो अगर ये लोग नखरे दिखाएं और ज्यादा पैसे भी मांगे अपनी औकात से ज्यादा, तो हम ज्यादा भी देने को तैयार हो जाएंगे ना। मैक्सिमम कितने ज्यादा देने को तैयार हो जाएंगे? 50। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम, बल्कि अलग ही लिख देता हूं, मैक्सिमम टेक ओवर टू बी ऑफर्ड, वो है सिनर्जी। लेकिन नुकसान भी नहीं है ना, यानी ये कल को और वैल्यू बढ़ा सकता है, नुकसान में तो नहीं जा रहा ना। अच्छा जी, इसी से मिलती जुलती एक और चीज पूछता हूं। मैक्सिमम टेक ओवर प्राइस, यानी मैक्सिमम कितने पैसे देके खरीदेगा ये टी को? 300 दो तरह से निकाल लेते हैं, 250 प्लस 50। ये क्या किया मैंने? उसकी अपनी औकात प्लस एनर्जी, या फिर एक और तरीके से 700 माइनस 400। ये क्या किया मैंने? बड़े ए की वैल्यू माइनस छोटे ए की वैल्यू। देखें, ये इसको खाने के बाद 300 मिलियन वर्थ बढ़ा देगा। तो अगर ये 300 में भी खरीद लेता है तो नुकसान में नहीं जाएगा। चलिए, एक और चीज, अगर 280 मिलियन इज फाइनलाइज्ड तो हमें नेट बेनिफिट कितना हुआ? 20 का। कैसे? या तो ऐसे कह लें कि 50 माइनस 30। 50 क्या है? एनर्जी। 30 क्या है? जितना हम उसको प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं। और 20 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 300 माइनस 280। 300 क्या है? हम उसको मैक्सिमम कितने का खरीद सकते थे?
280 में बना लिया, 20 का भी फायदा है। तो अगर सवाल में कंबाइंड वैल्यू निकालनी पड़ी तो ये मुख्तलिफ तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती। अच्छा, अब रहा मसला कंबाइंड वैल्यू निकालनी कैसे। जैसे इनकी अलग अलग निकालते थे, पी रेशो मेथड लगाते थे, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी तो इसका पैट और मुनासिब पी रेशो, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका पैट इंटू मुनासिब पी रेशो, कंबाइंड वैल्यू निकालनी है तो कंबाइंड पैट इंटू मुनासिब पी रेशो। कैश फ्लो मेथड लगाने हैं तो इसके कैश फ्लोज इसका डिस्काउंट रेट, इसके कैश फ्लोज इसका डिस्काउंट रेट, कंबाइंड कैश फ्लोज कंबाइंड डिस्काउंट रेट। अब वो कंबाइंड डिस्काउंट है वो भी एक अलग कहानी, कंबाइंड डिस्काउंट रेट निकालना एक अलग कहानी। जब हम कंबाइंड वैल्यू निकाल रहे होंगे ना तो कंबाइंड डिस्काउंट रेट, और उस कंबाइंड डिस्काउंट रेट की भी एक साइंस है पूरी, बीटा कंबाइंड बीटा, वो समझाना है। अच्छा, अब मैंने ना ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, आप एक नजर मार लें जरा, थोड़ी तसल्ली हो जाए। मैंने पेज के ना कोई चैप्टर के 5-6 पेज गुजारने के बाद एक हेडिंग दी हुई है, हेडिंग नंबर 6। चैप्टर में हेडिंग नंबर 6 दी हुई है मैंने, एक पोस्ट मर्जर वैल्यू। इस पेज के तकरीबन एंड के करीब मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं, 1 2 3 4 5। वो यही चीजें समझाने की कोशिश की है, जरा फार्मूले पढ़ के देख लें। जी अपने अपने लिहाज से। हाँ, नहीं, ये इसकी वर्ष बनती थी, लेकिन इसके शेयर होल्डर्स भी समझदार हैं, उनको पता है कि उसको फायदा है तो हमें खरीद रहा है, तो ये नखरे बढ़ाएंगे, ये और पैसे मांगेंगे। हाँ जी। अच्छा, इसमें ना अभी एक सवाल आधा आप कर दें, आधा मैं करता हूँ। एक सवाल है, बहुत पुराना एचईसी का सवाल है, लेकिन उसकी कॉपी आईकैप में भी टेस्ट हो चुकी हुई है। 12 एक मुनासिब सवाल है प्रैक्टिस के लिए। मेरी बुक में होगा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 जज्बा के नाम से। ये एचईसी का बहुत पुराना सवाल है, बहुत पुराना। आईकैप ने इसको कॉपी किया था 2010 में, वो मैंने इसी से अगला कॉपी किया हुआ है, क्वेश्चन 8। वो आईकैप का इसी की कॉपी वर्जन था। अच्छा, इस जज्बा लिमिटेड का सवाल बाकी बाद में पढ़ते हैं, पहले आइए आप इसकी रिक्वायरमेंट पे। यूजिंग फ्री कैश फ्लो, जी क्या कैलकुलेट करना है?
तो कैसे पता चल रहा है कि कंबाइंड वैल्यू वाला टॉपिक है? सिनर्जी की वजह से। तो अब आपको एक्वायरर और टारगेट दोनों का डाटा दिया हुआ है, उन दोनों की वैल्यूज भी निकालनी है, कंबाइंड वैल्यू भी निकालनी है। दोनों की वैल्यूज अपने अपने वैग से और कंबाइंड वैल्यू कंबाइंड वैग से। आप दोनों में से कोई एक कैलकुलेट कर दें और दूसरा बिल्कुल वैसा ही है, वो पीछे सोल्यूशन देख लेना। कंबाइंड मैं कर दूंगा बोर्ड पे, आप दोनों में से कोई एक सॉल्व कर दें लिख के, दूसरा बिल्कुल वैसे ही होना है, सिर्फ फिगर्स बदलनी है, सेम डाटा है दोनों का, और कंबाइंड मैं फिर बोर्ड पे करता हूं। जस्ट भाई तुम दोनों में से कोई एक कर दें आप। अच्छा, इसकी वजह बताऊंगा मोस्ट प्रोबेबली कल, लेकिन अगर हमने सिनर्जी निकालनी है ना, अच्छा ये जो हम लोग वैल्यूज निकाल रहे हैं, प्री मर्जर पोस्ट मर्जर, कितने का खरीदना है, ये इक्विटी की वैल्यूज है कि पूरे बिजनेस की है? मैक्सिमम इतने का खरीदना है, ये इक्विटी की है। हम इसको इतने का खरीदेंगे तो हमने इक्विटी खरीदनी है ना, तो ये इक्विटी की वैल्यूज हैं, ये इक्विटी की वैल्यूज हैं। लेकिन अगर सिनर्जी निकालनी है और फ्री कैश फ्लो मेथड है तो वो पूरे बिजनेस की वैल्यू से निकलेगी। उसकी वजह कल वाले सवाल के साथ सिखाऊंगा, या शायद आज ही सिखा दूं उसको पूरा करके। ये जो सारी डिस्कशन हो रही है ना, ये इक्विटी की वैल्यू की हो रही है, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं कि हम इसको मैक्सिमम कितने का खरीदेंगे तो हमें क्या खरीदना है? ये शेयर ही खरीदने हैं ना, तो ये इक्विटी की वैल्यूज हैं। लेकिन अगर सिनर्जी निकालनी है और फ्री कैश फ्लो मेथड है तो फिर बिजनेस की वैल्यू से निकलनी है ये।
वेले बैठे कर भी रहे हैं। क्या चीज? फ्री कैश फ्लो में कहीं डिविडेंड आउट होता है? फ्री कैश फ्लो तो है ही कि ओनर्स की नजर में अब कितना कैश बिजनेस की तरफ से आजाद है। अब उसमें से वो डिविडेंड लेना चाहे ना लेना चाहे वो तो बात की बात है। नहीं, डेट इक्विटी तो मार्केट वैल्यू भी हो सकती है और गियरिंग रेशियो भी हो सकती है। इतनी दफा तो किया यार सालों में।
बात है गियरिंग, वो वैल्यूज लेके भी हो सकती है और परसेंटेज लेके भी हो सकती है। अभी पिछले सवाल में 50% गियरिंग परसेंटेज ही ली थी बीटा से एसिड बीटा निकालने के लिए। देखें वैक की कैलकुलेशन में भी गियरिंग की यूज होती है। और जब आपको एमएम वगैरह पढ़ा रहा था या ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ा रहा था तो किए इतने सवाल जिसमें हम वैक निकालते हुए डेट इक्विटी की वैल्यू की बजाय परसेंटेज ले रहे होते हैं। कोई एक नहीं निकली भी, कौन सी निकाली? आंसर पीछे मत कर गया मैच, इसको रोकना है। वो जज्बा और जूम दोनों में से एक कहा था आप कर लें और दूसरे का सोल्यूशन देख लें। तो इससे ज्यादा टेढ़े टेढ़े सवाल हमने क्लास में किए हैं। तो आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, मेरे ख्याल में बिल्कुल इसी शक्ल के शायद इससे पहले किया था, वो जो कौन सा किया था पता नहीं, जूनिकेस जो किया था। सेल्स हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, और मैंने कहा था कि वजह बाद में बताऊंगा, लेकिन फ्री कैश फ्लो टू फर्म से चलना है। और किसी एक को सॉल्व कर लेते तो केई का डाटा भी है क्योंकि बीटा भी दिया हुआ है, और नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर की मार्केट प्राइस, आरएफ, आरएम, इंटरेस्ट, सब कुछ दिया हुआ है। तो किसी एक कंपनी का स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, वो करके दूसरी कंपनी कहा था, बस वैसे ही देख लें। तो अगर किया है और कुछ पूछना है तो बताएं। कंबाइन मैं करता हूं। जब जूम को खरीद लेंगे तो जज्बा जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, जज्बा बढ़ जाएगा जज्बा। तो हमने उस बड़े जज्बे की यानी कंबाइंड कंपनी की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे पता चल रहा है कि कंबाइंड कंपनी की वैल्यू निकालनी है? एक तो उन्होंने कहा हुआ है यूजिंग फ्री कैश फ्लो एनालिसिस फॉर ईच इंडिविजुअल कंपनी एंड कंबाइंड कंपनी, लेकिन इसके अलावा और भी वजह से पता चल रहा है एस्टिमेट हाउ मच सिनर्जी इज एक्सपेक्टेड। तो इस तरह के ना हिंट्स या तो क्लियरली पता चल जाया करेगा या हिंट्स हुआ करेंगे कि कंबाइंड वैल्यू निकालनी है। तो कंबाइंड कैश फ्लोज बना लेते हैं। अच्छा, कंबाइंड से मुराद है अब जज्बा और जूम इकट्ठे हो जाएंगे, तो जितना जज्बा हर साल कमाता है, जितना जूम हर साल कमाता है, वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। जो दिया हुआ है, ये मेरी बुक में है प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, जो दिया हुआ है जज्बा और जूम का, वो पिछले गुजरे हुए साल का है। हमने कंबाइंड बनाने के लिए उनको ऐड करके फिर ग्रो कराना है, और ग्रो कराने के लिए रेट कितना है? सवाल दोबारा पढ़ लें, सवाल पढ़ लें। कंबाइंड वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, लेकिन सवाल पढ़ लें आप। जी पढ़ लिया। तो कंबाइंड कैश फ्लोज के लिए ग्रोथ रेट क्या लगेगा? जो कॉलम्स में जज्बा और जूम का दिया हुआ है सारा, वो तो जज्बा और जूम का है। उसके नीचे लिखा हुआ है कि ग्रोथ रेट ऑफ द कंबाइंड कंपनी 6% है। तो और फॉर 4 इयर्स, यानी टर्मिनल वैल्यू से पहले हमने कॉलम 1 2 3 4 बनाने, 1 2 3 4 और ₹1000 है डाटा। तो जो सवाल में आपको दोनों की सेल दी है पिछले साल की, उनको ऐड करके वो कंबाइन हो गई और उनको 6% बढ़ा दिया। तो हम कह लेते हैं LY × 1.06।
24097 255 42 075 700। ये हो गई 4 सेल्स। इसके बाद क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, ये इसमें बड़ा मजे का पॉइंट है जिसकी वजह से मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट से पहले ना मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। जब इंडिविजुअल कंपनीज का डाटा है तो उसमें ना ग्रोथ रेट सबके नाम लेके अलग अलग बताए हुए हैं। यानी अगर आप टेबल पे गौर करेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्रोथ इन सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, इन सब के ऊपर उसने नाम लेके अलग अलग ग्रोथ रेट लगवाया हुआ है। लेकिन जब कंबाइंड कंपनी की बात कर रहा है तो बस ग्रोथ रेट ही है, बस इतना कहा कि ग्रोथ रेट इतना है। अच्छा, ये कम इंपॉर्टेंट बात थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एनुअल रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स। इस पे कौन सा ग्रोथ रेट लगना है? इस पे भी 6% ही लगना है। तो जैसे आपने दोनों की सेल्स को ऐड किया है, सेल्स, और फिर 6% बढ़ाया है, डेप्रिसिएशन, ये टैक्स, डेप्रिसिएशन, ऐसे ही कैपेक्स भी कर लेते हैं। दोनों के कैपेक्स को ऐड करके तो 6% बढ़ा दें। जी 3010 3191 3382 3585। जी, अगर एक ग्रोथ रेट अलग से ना दिया होता, यानी नहीं, फिर बड़ी थोड़ी डिफरेंट होती, फिर वो कंबाइंड ग्रोथ रेट। लेकिन कंबाइंड ग्रोथ रेट दोनों के ग्रोथ रेट से फर्क होगा। अगर सेम ही रहेगा तो फिर तो वो सिनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बनता नहीं है ना। सिनर्जी ही तब है अगर दोनों ने इंडिविजुअली जहां जहां चलना था कंबाइन होकर बरकत से और आगे चले जाना था, तो इसलिए कंबाइंड ग्रोथ रेट ज्यादा ही होना बनता है। अच्छा, आप बताएं, डेप्रिसिएशन ग्रो करनी चाहिए या कम होनी चाहिए? नहीं, मैंने इसलिए कैपेक्स की लाइन लिखी है पहले, पहले लिखी है। डेप्रिसिएशन बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि कैपेक्स बढ़ रहा है। वो जो उसने लिखा है वो क्या लिखा है वो बताता हूं, इसलिए मैंने पहले कैपेक्स लिखा है। कैपेक्स बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन के साथ भी यही सलूक करिए, दोनों की डेप्रिसिएशन को ऐड करके 6% ग्रो कर दें। यही सेल्स और कैपेक्स वाला काम करें। 2703 2865 3037 3219। डेप्रिसिएशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कैपेक्स बढ़ रहा है। अब रहा मसला के सवाल वाला क्या कह रहा है। सवाल वाला ये कह रहा है, जब जज्बा, छोटा जज्बा होता था जब, तो उसकी सेल्स, मैं खुद से फिगर दे रहा हूं, 100 थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट 56 थी और डेप्रिसिएशन 20 थी। जब ये जज्बा बढ़ जाएगा और ग्रोथ अगर अभी मैं रहने भी दूं, तो कह रहे हैं कि जी रिसोर्सेस कॉमन होने की वजह से इनके खर्चे कम हो जाएंगे। कौन से? एडवर्टाइजिंग वगैरह। क्या वो ये कह रहे हैं कि कैपेक्स भी कम हो जाएगा? नहीं, वो तो ग्रो करेगा। अब ये मैं खुद आपको एक चीज बता रहा हूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कम हो गई, तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन भी कम हो गई। नहीं, मैंने ये 76 को मैं कह सकता हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद है ना। कमी असल में इसमें नहीं, इसमें हो रही है। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 76 से कम होकर 70 हो जाएगी, तो क्या इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगी? ये हो रही है डेप्रिसिएशन कम? क्या नहीं, असल में ये कम हो रही है। ये जो सामने मैंने लिखा हुआ है, मेरा ये जुमला सही नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 76 से कम होकर 70 हो जाएगी, सही जुमला नहीं है। तो इसमें क्या मैंने डेप्रिसिएशन कम कर दी है? नहीं की। उसने कहा है टोटल कॉस्ट कम हो रही है, 2 निशानियां, वजह भी बता रहा है क्या कम हो रही है। एडवर्टाइजिंग कम हो रही है। दूसरी वजह, कैपेक्स बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन कैसे कम हो सकती है? तो इसलिए डेप्रिसिएशन ने बढ़ना है, इसने बहुत कम हो जाना है। इतना कम हो जाना है कि ये इसके साथ मिला के भी इसका 70% होगी। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू का 70 माइनस डेप्रिसिएशन, सेल्स का 70 माइनस डेप्रिसिएशन। जी
370 292 क्या हो सही नहीं है? सेल्स ठीक है? हम्म 165 0 15 87 1 टैक्स कितने परसेंट है? आखिरी वाला कैश फ्लो टर्मिनल वैल्यू के लिए ग्रोथ रेट क्या होगा? कंबाइंड वैग -5%। टर्मिनल वैल्यू निकलेगी तो ये टोटल्स कर लें, मैं फिर आपको कंबाइंड डिस्काउंट रेट सिखाता हूं। ये डेबिट वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं? अब ये रुपीस निकाल के यहां तक पहुंचे, फिर मैं वैग निकालता हूं। बस है नहीं, इसी दौर में बहुत अर्से तक 30 रहा है ना पाकिस्तान में भी, शायद इस वजह से भी। तो मैंने तो रिपोर्टिंग के सवाल में भी 30 देखा है दफा।
जी बताएं क्या फिगर्स निकली, ये आखिरी वाली बता दें अगर की हैं तो। ये वो मुझे याद नहीं रहा, वर्किंग कैपिटल तो नहीं था उसमें, बस ये यही है ना फाइनल 505366। अच्छा अब मैं आपको इसका कंबाइंड वैल्यू दिखा रहा हूँ और बस फिर ये लेके 55 बस, वो फिर मैं आपको अगली क्लास में वो कंबाइंड बीटा के जरिए लाता हूँ, अगली या उससे अगली देखते मतलब आज ही कंबाइंड वैल्यू सिखाने लगा हूँ। एक रिकैप दे देता हूँ, जब हम सिर्फ वैल्यू पढ़ रहे थे, सिर्फ वैल्यूएशन, तो जिस कंपनी की वैल्यू निकालनी थी उसी की आंख से देखना था। यानी अगर पी रेशो मेथड लगा रहे हैं तो जिस कंपनी की वैल्यू निकाल रहे हैं उसका पैट और उसी को जो मुनासिब पी रेशो लग रही है। कैश फ्लो मेथड लगा रहे हैं तो उसी के कैश फ्लोज और उसी का अपना डिस्काउंट रेट। लेकिन जब सवाल में मर्जर एक्विजिशन का कॉन्टेक्स्ट आ गया तो फिर आंख चेंज हो गई। अब आंख किसकी हो गई? एक्वायरर की। अब डिस्काउंट रेट भी एक्वायरर की नजर से, तभी वो जो कल जून 21 का सवाल किया था उसमें एक्वायरर के हिसाब से हम डिस्काउंट रेट निकाल रहे थे। फिर मैंने आखिरी बात ये की थी कि हमें कुछ सवालों से हिंट मिलेगा जिससे हमें पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, कंबाइंड वैल्यू। तो कंबाइंड वैल्यू निकालने के लिए प्रॉफिट्स कंबाइंड, पी रेशो कंबाइंड के लिए जो मुनासिब होगी, अभी इसके बाद यानी 56 में मैं पी रेशो का सवाल कराता हूं। कैश फ्लोस कंबाइंड, डिस्काउंट रेट कंबाइंड। अब डिस्काउंट रेट कंबाइंड कैसे निकालना है उसकी साइंस में लेक्चर 56 में समझाता हूं। इस सवाल में उन्होंने खुद ही एक फार्मूला बना के दे दिया था और कहा था बस इस्तेमाल करें फार्मूला। तो इसलिए इस सवाल को सॉल्व करके फिर मैं आपको कंबाइंड डिस्काउंट रेट की साइंस समझाता हूं। अच्छा, इसने जो कहा है ना, मैं आपको वो अंग्रेजी से समझाता हूं। पहले आप मुझे सिर्फ कुछ वैल्यूज बताइएगा, वर्किंग जो भी कंबाइंड डिस्काउंट रेट यानी कंबाइंड वैक निकाल रहा हूं मैं। वैल्यू रुपीस मिलियन में चले और कॉस्ट परसेंटेज में और फिर कॉस्ट भी रुपीस मिलियन में। जज्बा इक्विटी, जज्बा डेट, जूम इक्विटी और जूम डेट। जज्बा सॉल्व किया था हमें से किसी ने? केई और केडी बताएं। केडी जूम किया था किसी ने? 13.6625। जज्बा के शेयर्स कितने हैं टोटल? 7 मिलियन। मार्केट में एक कितने का है? 2.98 का। कितना बना देखिए? 20.86। जज्बा की गियरिंग कितनी है? 30%। यानी 30% डेट है और इक्विटी 70% है। अगर ये 70% है तो 30% क्या होगा? ठीक है, 8.94। जूम के शेयर्स कितने हैं? 8 मिलियन। एक मार्केट में कितने का है? 1.92। ये क्या चीज बन गई? जूम के इक्विटी की वैल्यू। यानी जैसे ये मैंने जज्बा की इक्विटी लिखी है तो वैसे जूम की इक्विटी आ गई। जज्बा का डेट था 30, तो मैंने पता मुझे, तो मैंने 70 से 30 निकाला है। जूम की इक्विटी कितनी है? डेट कितना है? 55, तो फिर ये कितनी है? 45। $18.77। चले ये 2-3 घूम रहा है ना, करता हूँ। अच्छा, इसी वजह से आज फिर वो दोबारा से बंद है व्हाट्सएप और वो। यहां तक इन 3 फिगर्स, 3 वैल्यूज पे कोई एतराज? ओके। अच्छा, अब मैं आपको एक सादी सी साइंस समझाता हूं। सादी से मतलब फाइनेंस की साइंस समझा रहा हूं। जूम का शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा था 1.92 का।
अगर मार्केट में यह खबर फैल जाए कि जज्बा जूम को खरीदने लगा है, जज्बा जूम के शेयर्स खरीदने लगा है, तो जूम के शेयर होल्डर्स यकीनन ज्यादा पैसे मिलेंगे तो अपने शेयर्स बेच रहे होंगे ना। अच्छा, अगर मेरे इस बात समझाने से आप जज्बा जूम में जा रहे हैं तो मैं कंपनी के नाम बदल देता हूं। एक कंपनी है कंपनी बी, इसका शेयर अभी मार्केट में 45 रुपए का ट्रेड हो रहा है। अगर कंपनी ए इसको खरीदने लगे और उन लोगों से जिनके पास शेयर्स हैं उनसे शेयर्स ले, तो उनको 45 रुपए ही देगी तो वो शेयर्स बेचेंगे, या ज्यादा पैसे देगी तो शेयर बेचेंगे? यकीनन ज्यादा पैसे देंगे तो शेयर्स बेचेंगे, वरना अगर उनको ज्यादा ही मसला होता किसी को तो मार्केट में बेच देता। तो कुछ ज्यादा ऑफर होगी तो शेयर्स बिकेंगे, वरना कोई फायदा नहीं है उन लोगों को। लेट्स से के ये लोग इसके शेयर्स खरीदने की प्राइस 50 रुपए लगा देते हैं। जब ये खबर मार्केट में फैलेगी कि इसको इतना रेट लग गया हुआ है, अभी शेयर्स बिके नहीं है, इतना रेट लग गया हुआ है, मार्केट में इस खबर फैलने के बाद ये शेयर 45 का ही रहेगा कि 50 तक पहुंच जाएगा? बढ़ जाएगा ना, 50 तक पहुंचे या चलो 49 तक पहुंचे, 45 से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता होगा कि जो चीज अभी इतने की बिक रही है कुछ ही दिनों में इतनी कीमत उनको मिलने वाली है, तो रेट डेफिनेटली बढ़ेगा। यहां तक कोई मुश्किल बात? अच्छा, अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैं घुमाता फिराता हूं। कंपनी ए का एक शेयर मार्केट में अभी 75 रुपए का चल रहा है। ये उनको 2 for 3 की ऑफर कर चुके हैं। क्या मतलब 2 for 3? 3 देके 2 देंगे। इफेक्टिवली उनका एक शेयर की कितनी कीमत लग गई है? कैसे? क्योंकि मैंने पहले 50 लिखा था। कैसे? 75 को 2/3 से डिवाइड कर दें, और इसकी भी साइंस, हम उनके 3 शेयर्स के बदले अपने 75 वाले 2 देने को तैयार है ना। हम अपने 75 वाले 2 देने को तैयार हैं फॉर उनके 3, तो इसका मतलब हम उनके एक शेयर की क्या वैल्यू लगा रहे हैं? 50। तो अगर तो स्ट्रेट कैश ऑफर है तो जितने का कैश ऑफर है ये खबर मार्केट में लीक होते ही शेयर उतने तक पहुंच जाएगा, और अगर शेयर ऑफर है तो कितने तक पहुंच जाएगा? एक्वायरर के शेयर की वर्थ इनटू दिस डिवाइड बाय दिस, एक्वायरर के शेयर की प्राइस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस। टारगेट का शेयर मार्केट में इतने का हो जाएगा। चलें अब इस सवाल पे वापस आते हैं। अभी जूम का एक शेयर कितने का है? इतने का। जब यह खबर मार्केट में लीक हो जाएगी तो जूम के एक शेयर की वर्थ 1.92 से बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी? सवाल पढ़ें तो क्या ऑफर है इसको? शेयर एक्सचेंज कितने? 4/5। तो जूम का एक शेयर 1.92 की बजाय कितने का हो जाएगा? 2.98 इंटू 4/5, इतने का हो जाएगा। और जूम के शेयर्स हैं कितने? 8 मिलियन। 0 कैलकुलेशन की हद तक बताएं, बात समझ आई? अच्छा, अब आप रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट के नीचे जज्बा से क्यों कैलकुलेट किया? वैसे क्यों नहीं की? यानी 8 मिलियन इंटू 1.92 क्यों नहीं किया? हाँ, इसलिए कह रहा हूं रिक्वायरमेंट से नीचे वाला पैराग्राफ पढ़े पूरा, देखें अंग्रेजी समझ आती। जी समझ आ गई? उन्होंने कहा हुआ है कि कंबाइंड डिस्काउंट रेट आपने ऐसे निकालना है यूजिंग करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड बाय करंट मार्केट वैल्यूज। सिर्फ जूम की वैल्यू एडजस्टेड बाय बिड प्राइस, यानी सिर्फ इसको एडजस्ट कर लें, बाकी सब करंट वैल्यूज ले लें, ये लिखा हुआ है। अब आपके पास ये 4 वैल्यूज हैं और ये 4 कॉस्ट हैं, इनका वेटेड एवरेज करना है। ये सवाल वाले ने क्लियरली तरीका खुद बता दिया, वरना असल में इसके तरीके और भी हो सकते थे, सवाल वाले ने खुद बता दिया। और ये एचईसी का सवाल था इसलिए उसने खुद बता दिया। आप इससे अगले सवाल पे सिर्फ नजर मारनी है आपने, सवाल की शक्ल देखें और रिक्वायरमेंट में ये असम्पशन ढूंढने की कोशिश करें, नहीं मिलेगी। इसी से अगला सवाल देखें, जस्ट एम के, तकरीबन वैसा ही डाटा है,
रिक्वायरमेंट भी तकरीबन वही है, बस रिक्वायरमेंट के नीचे वाला पैराग्राफ नहीं है। तो आई कैप ने जब सवाल को कॉपी किया था तो वो नोट उड़ा दिया था, सोल्यूशन ऐसे ही था लेकिन सवाल में नोट उड़ा दिया था। लेकिन खैर वो ये पुरानी सिर्फ हरकतें हैं। पिछले 3-4 साल से आई कैप के बीएफडी बहुत इंप्रूव हो गया है, बहुत मजे का पेपर होता है। बस अंग्रेजी बहुत सारी होती है तो उससे मेरा घुमाने के अंग्रेज बनाता है। ये बात आई समझ? चले ठीक है, लेक्चर 55 बस।